हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम कवर कर रहे थे पवार राजवंश को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने श्याम शाह को जाना था, साथ साथ महिपति शाह को समझा था। अब देखिए, अगर थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं, थोड़ा सा मैं रिकैप करूं, तो सबसे पहले हमने देखा था श्याम शाह को। उसके बाद जब श्याम शाह के बाद जो अगला शासक हमारा आता है वो होता है महिपति शाह। ठीक है, तो अगला शासक जो हमने पढ़ा था वो था महिपति शाह। अब ये जो महिपति शाह था ये 1631 ईस्वी में शासक बनता है, पवार राजवंश का राजा बनता है। ठीक है, और 1634 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। इसी के बाद देखो, जब महिपति शाह शासन कर रहा था, तो अगर मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊं तो इस समय जब महिपति शाह शासन कर रहा था तो वो गढ़वाल का शासक हुआ करता था। यानी इस समय गढ़वाल में किसका शासन है? गढ़वाल में महिपति शाह शासन कर रहा है। और कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं तो महिपति शाह के ही शासनकाल में के दौरान जो महिपति शाह के समकालीन कुमाऊं का शासक था, कुमाऊं के चंद राजवंश का शासक था, वह था त्रिमल चंद। ठीक है, त्रिमल चंद यहाँ पर शासक रहा था। इसी टाइम पीरियड पर जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र था, जो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश जिसे हम कहते हैं, उस समय वो सिरमौर क्षेत्र कहलाता था। तो उस समय हिमाचल प्रदेश को कहा जाता था सिरमौर क्षेत्र। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में जो उस समय सल्तनत चल रही थी वो मुगलों की सल्तनत चल रही थी, और मुगल में जो बादशाह वहां राज कर रहा था उसका नाम था शाहजहां। तो दिल्ली में जो बादशाह राज कर रहा था उसका नाम था शाहजहां। ठीक है, तो एक बार समझिए। और हिमाचल प्रदेश को सिरमौर कहा जाता था। इस सिरमौर का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था मनघाटा प्रताप। मनघाटा प्रताप। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मनघाटा प्रताप शासन कर रहा है, जिसे सिरमौर क्षेत्र कहा जाता था। गढ़वाल क्षेत्र में उस समय पवार शासक का शासनकाल चल रहा था, जिसमें महिपति शाह शासन कर रहा था। और अगर कुमाऊं की बात करूं तो कुमाऊं में त्रिमल चंद का शासनकाल था, और दिल्ली सल्तनत में शाहजहां का यहाँ पर शासनकाल था। अब देखो, अब होता क्या है, जिस समय शाहजहां का राजाभिषेक होता है, लगभग 1627 ईस्वी के आसपास इसका राजाभिषेक हुआ था। ठीक है, 1627 ईस्वी में शाहजहां का राजाभिषेक हुआ, और इसी राजाभिषेक के दौरान जब इसका राजाभिषेक करा गया तो उस समय इसने राजाभिषेक में भारत के संपूर्ण राजाओं को एक आमंत्रण पत्र भेजा था। ठीक है, निमंत्रण पत्र भेजा था, आमंत्रण भेजा था। अब जब ये निमंत्रण पत्र भेजता है तो यहां से मनघाटा प्रताप को भी निमंत्रण जाता है, कुमाऊं के शासक त्रिमल चंद को भी निमंत्रण जाता है, और साथ साथ इस गढ़वाल के शासक महिपति शाह को भी निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। ठीक है, दो राजदूत आते हैं इसके शासनकाल में और निमंत्रण पत्र लेकर महिपति शाह के दरबार में आते हैं। अब महिपति शाह क्या करता है, इस निमंत्रण पत्र को ठुकरा देता है। ठीक है, क्यों ठुकराता है? अगर महिपति शाह इस शाहजहां के निमंत्रण पत्र को स्वीकार कर लेता तो इसका अर्थ होता कि महिपति शाह शाहजहां के सामने झुक गया है। ठीक है, महिपति शाह शाहजहां के अधीन हो गया है। तो महिपति शाह क्या करता है, महिपति शाह इस आमंत्रण पत्र को, इस निमंत्रण पत्र को ठुकरा देता है, जिस कारण इतिहासकारों ने इसे अक्खड़ राजा की उपाधि दी और मौलाराम ने इसे महाभुज दंड प्रचंड की उपाधि दी थी। ठीक है, इसी के बाद महिपति शाह का 1634 ईस्वी में त्रिमल चंद से युद्ध हुआ था, जिसे हमने बोला था कोसी का युद्ध। ठीक है, और यही कोसी का जो युद्ध था, इस कोसी के युद्ध में, ये जो कोसी का युद्ध लड़ा गया था ये 1634 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसी 1634 के कोसी के युद्ध में इस महिपति शाह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, महिपति शाह की 1634 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो यहाँ तक की कहानी हमने समझी। तो महिपति शाह के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है महिपति शाह का पुत्र पृथ्वीपति शाह। अब ये जो पृथ्वीपति शाह था, इसका जो शासनकाल रहा था वो 1634 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया कि मनघाटा प्रताप शासन कर रहा है, और गढ़वाल क्षेत्र में महिपति शाह के बाद जो अगला शासक आया वो आया पृथ्वीपति शाह। ठीक है, और त्रिमल चंद कुमाऊं में शासक था।
इसी के बाद अगर शाहजहां की बात करूं तो शाहजहां की जो मृत्यु थी, शाहजहां की मृत्यु 1658 ईस्वी के आसपास हो चुकी थी। इसी शाहजहां की मृत्यु के बाद यहाँ गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो आसीन होता है वो होता है औरंगजेब। ठीक है, इसे अभी हम आगे देखेंगे। पहले जान लेते हैं पृथ्वीपति शाह के बारे में। देखो, जब पृथ्वीपति शाह शासक बनता है, यानी कि महिपति शाह के बाद जब पृथ्वीपति शाह शासक बनता है, तो उस समय इसकी सिर्फ उम्र होती है 7 वर्ष की। ठीक है, उस समय इसकी जो उम्र होती है मात्र 7 वर्ष का एक बालक होता है। कुछ इतिहासकार इसे 11 वर्ष भी कहते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार, जो अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग इतिहासकार इसकी उम्र अलग अलग बताते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जिस समय ये शासक बना उस समय इसकी उम्र काफ़ी छोटी थी, एक राजा बनने लायक नहीं थी। तो होता क्या है, तो ये जो पृथ्वीपति शाह था, इसी पृथ्वीपति शाह की माता का नाम था रानी कर्णावती। रानी कर्णावती। तो रानी कर्णावती जो होती है, रानी कर्णावती 1634 ईस्वी में इस पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बन जाती है। यानी कि संरक्षिका जो गद्दी पर आसीन हो रही है वो कौन हो रही है, रानी कर्णावती हो रही है। लेकिन किसके नाम से हो रही है, पृथ्वीपति शाह के नाम से हो रही है, जो उसका पुत्र रहा था। क्योंकि पृथ्वीपति शाह यहाँ पर 7 वर्ष का बालक था, जिस कारण रानी कर्णावती इसकी संरक्षिका बन जाती है। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर समझाते हुए चलता हूँ कि जब महपति शाह का शासन चल रहा था उस समय देखो, मैंने आपसे कहा कि महपति शाह के शासनकाल में शाहजहां ने महपति शाह को निमंत्रण पत्र भेजा। जब शाहजहां का निमंत्रण पत्र महपति शाह द्वारा ठुकरा दिया गया तो कहीं ना कहीं ये जो गढ़वाल क्षेत्र था, जो गढ़वाल क्षेत्र था और जो दिल्ली का राजा था, उन दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गया। ठीक है, एक झगड़ा शुरू हो गया कि ये जो गढ़वाल का राजा है महपति शाह, वह मेरे अधीन नहीं हुआ। तो यहाँ पर शाहजहां के बीच और महपति शाह के बीच क्या हो जाता है, एक विवाद उत्पन्न हो जाता है अधीनता को लेकर। ठीक इसी के साथ जब इस शाहजहां को पता चलता है कि महिपति शाह की मृत्यु हो गई है 1634 ईस्वी में, और जो गढ़वाल का क्षेत्र है वहां सिर्फ एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक गद्दी पर बैठा है जिसका नाम है पृथ्वीपति शाह। ठीक, जब ये बात शाहजहां को पता चलती है तो शाहजहां भैया तैयार कर लेता है एक बड़ी सेना। अब यहां पर शाहजहां क्या कर लेता है, एक बड़ी सेना तैयार कर लेता है इस महपति शाह का बदला लेने के लिए। क्योंकि महपति शाह अधीन नहीं हुआ था तो गढ़वाल अभी यहाँ पर किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, ये जो गढ़वाल क्षेत्र है ये अभी दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। जो शाहजहां है, शाहजहां के अधीन जब गढ़वाल क्षेत्र नहीं था तो शाहजहां ने सोचा कि यही एक मौका है, यही एक मौका है कि जब मैं इस गढ़वाल क्षेत्र को अपने अधीन कर सकता हूं। तो शाहजहां क्या करता है, शाहजहां एक 3 लाख सैनिकों की सेना तैयार करता है। ठीक है, 3 लाख सैनिकों की सेना तैयार करता है और उस सेना का जो नेतृत्व देता है वो देता है ये नजावत खां को। नजावत खां को, यानी कि जो 3 लाख की सेना थी उस 3 लाख की सेना का जो सेनापति होता है वो ये नजावत खां होता है। ठीक है, अब शाहजहां क्या कहता है इनसे कि जाओ भैया तुम लोग जाओ गढ़वाल पर, और गढ़वाल में एक बच्चा शासन कर रहा है उसको हराकर गढ़वाल को मेरे अधीन करा दो। ठीक, यहां पर शाहजहां ने क्या कहा, शाहजहां ने कहा नजावत खां से कि जाओ गढ़वाल पर आक्रमण करो और गढ़वाल को मेरे अधीन कर दो। अब भैया इस बात से शाहजहां भी बेखबर था और नजावत खां भी बेखबर था कि भैया पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन है, रानी कर्णावती है। ठीक है, एक वीर रानी कर्णावती कहाँ क्या है, संरक्षिका है यहाँ पर गढ़वाल की, जो गढ़वाल में शासन कर रही है। अब जब नजावत खां 3 लाख की सेना लेकर पहुंचता है गढ़वाल की तरफ तो वहां इसका सामना होता है ऋषिकेश में इस कर्णावती की सेना से। ठीक है, देखते ही पहले तो एक अचंभव में पड़ गया कि एक ऐसी महिला शासिका कौन आई गढ़वाल में। अभी तक तो यहाँ एक बच्चा शासन कर रहा है 7 साल का, अभी अभी जो लड़ने आ गई है वो कौन आ गई है, रानी कर्णावती आ गई है। तो रानी कर्णावती को देखकर पहले तो ये नजावत खां अचंभव में पड़ जाता है,
उसके बाद यही रानी कर्णावती और जब नजावत खां की सेना के मध्य होता है युद्ध, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब ये नजावत खां की सेना ऋषिकेश पहुंचती है, ऋषिकेश में जब ये पहुंचती है तो ऋषिकेश में जो रानी कर्णावती की सेना थी, रानी कर्णावती की सेना ऋषिकेश में इस नजावत खां की सेना को चारों तरफ से घेर लेती है। ठीक है, जब नजावत खां की सेना चारों तरफ से घिर गई तो इस नजावत खां की सेना में क्या हो गया, हलचल उत्पन्न हो गई। करे क्या भैया, चारों तरफ से घेर लिया है इस रानी कर्णावती की सेना ने। तो नजावत खां की सेना और जब रानी कर्णावती के बीच मध्य युद्ध शुरू हुआ तो इस युद्ध में नजावत खां के सैनिक कटने लगे, नजावत खां के सैनिक मरने लगे, कटने लगे। ठीक, इसी के बाद नजावत खां क्या होता है, मारा मारा फिरता है कि बचे कैसे जाए इस रानी कर्णावती की सेना से। तो नजावत खां क्या चाल चलता है, नजावत खां कहता है अपने 2 राजदूत भेजता है इस रानी कर्णावती के पास। राजदूत क्यों भेजता है कि भैया हम युद्ध नहीं चाहते हैं, तुम हमसे संधि कर लो। और रानी कर्णावती तो महपति शाह की पत्नी थी, जाहिर सी बात है अधीन वो होना चाहती नहीं थी और युद्ध में पीछे हटना चाहती नहीं थी। तो दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है और इस युद्ध में रानी कर्णावती क्या करती है, इस नजावत खां की नाक कान काट देती है। साथ साथ जितने भी सैनिक बचते हैं, जो जिंदा बचे, जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो जिंदा बचे उन सभी सैनिकों के नाक कान काट दिए जाते हैं, जिस कारण रानी कर्णावती को नाक कटी रानी भी कहा जाता है। तो इस युद्ध में क्या हुआ, नजावत खां के नाक कान कट गए और नजावत खां उसी नाक कान को लेकर दिल्ली सल्तनत शाहजहां के पास पहुंच जाता है। इसी कार्य के कारण, इसी वीरता के कारण रानी कर्णावती को कहा जाता है नाक कटी रानी। तो नाक कटी रानी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है रानी कर्णावती को। अब देखो यहाँ पर एक और चीज आपके क्वेश्चन से, आपके पेपर से बन सकती है कि रानी कर्णावती और नजावत खां के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक, इस युद्ध का कुछ ना कुछ नाम रहा होगा। तो ये जो युद्ध था, जो रानी कर्णावती के बीच और नजावत खां की सेना के बीच, यानी मुगलों की सेना के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था मोहली चट्टी का युद्ध। तो यहां पर मैं युद्ध का नाम लिख रहा हूं, मोहली चट्टी का युद्ध। ठीक है, तो मोहली चट्टी का जो युद्ध लड़ा गया था वो रानी कर्णावती के मध्य और मुगलों की सेना के मध्य लड़ा गया था। और ये जो युद्ध लड़ा गया था ये 1635 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, 1635 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। इसी युद्ध में वीरता के कारण रानी कर्णावती को क्या कहा जाता है, गढ़वाल की दुर्गावती भी कहा जाता है, गढ़वाल की दुर्गावती भी कहा जाता है। साथ साथ जब ये रानी कर्णावती इस मोहली चट्टी के युद्ध में विजय हुई और मुगलों की छक्के छुड़ाने के कारण इसकी जो तुलना करी जाती है वो करी जाती है मराठों की रानी ताराबाई से। तो मराठों की रानी ताराबाई से भी इसकी तुलना करी जाती है। साथ साथ इसे क्या कहा जाता है, गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है, गढ़वाल की ताराबाई भी कहा जाता है। तो जो गढ़वाल की ताराबाई या फिर गढ़वाल की दुर्गावती कहलाती है वो कौन कहलाती है, वो रानी कर्णावती कहलाती है, जो किसकी संरक्षिका थी, जो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। और पृथ्वीपति शाह जब शासक बना उस समय इसकी जो उम्र रही थी वो सिर्फ 7 वर्ष की रही थी। ठीक है, तो इस मैप के माध्यम से मैंने आपको बताया कि मानघाटा प्रताप हिमाचल प्रदेश का शासक था, जो कि अभी हम बाद में जब पृथ्वीपति शाह आएगा उसमें हम कवर करेंगे। अब महपति शाह के बाद शासक बना पृथ्वीपति शाह और इसी पृथ्वीपति शाह की जो माता थी उसका नाम था रानी कर्णावती। अब देखो, अब जब रानी कर्णावती इस युद्ध से, जब ये युद्ध हुआ मोहली चट्टी का युद्ध, इसके बाद कभी भी शाहजहां ने इस गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करने की नहीं सोची। जब तक रानी कर्णावती संरक्षिका के रूप में मौजूद थी गढ़वाल में, तब तक शाहजहां ने किसी भी प्रकार का युद्ध गढ़वाल क्षेत्र में नहीं करा। लेकिन बाद में जब पृथ्वीपति शाह आता है तो पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में जरूर यह युद्ध करता है। लेकिन जब तक रानी कर्णावती थी तब तक किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ गढ़वाल क्षेत्र में, सिर्फ एक मोहली चट्टी के युद्ध के अलावा। ठीक है, मोहली चट्टी का युद्ध हुआ था गढ़वाल क्षेत्र में।
अब देखो, जब 1635 ईस्वी में मोहली चट्टी का युद्ध हुआ तो इसी के बाद जैसे जैसे पृथ्वीपति शाह की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे वे यह राजा बनने लायक होता गया। तो होता क्या है, 1640 ईस्वी में ही जो रानी कर्णावती थी उसने अपनी पुत्र पृथ्वीपति शाह का राजाभिषेक कर दिया। तो यहाँ पर जो राजाभिषेक कर दिया गया था वो 1640 ईस्वी में रानी कर्णावती के द्वारा कर दिया गया था पृथ्वीपति शाह का। ठीक है, इसी कारण देखो पृथ्वीपति शाह का राजाभिषेक करने के बाद ही जो रानी कर्णावती थी उसने एक राजपुर नहर का निर्माण कराया, राजपुर नहर का निर्माण कराया। और ये जो राजपुर नहर थी ये किसने बनाई थी? राजपुर नहर जो बनाई गई रानी कर्णावती के द्वारा बनाई गई। कहाँ बनाई गई थी? देहरादून क्षेत्र में बनाई गई थी। ठीक है, देहरादून की जो राजपुर नहर है वो किसके द्वारा बनाई गई? वो रानी कर्णावती के द्वारा बनाई गई। और देहरादून की इस राजपुर नहर को देहरादून जिले की सबसे पुरानी नहर भी कहा जाता है। यानी कि जो देहरादून की सबसे पुरानी नहर है वो यही राजपुर नहर है जिसका निर्माण किया गया था इस रानी कर्णावती के द्वारा। और जाहिर सी बात है कब करा गया होगा? लगभग 1640 ईस्वी से पूर्व इस राजपुर नहर का निर्माण करा गया था। तो ये जो थी पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका रानी कर्णावती के बारे में जानकारी रही थी। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें एक और पॉइंट आपका बन जाएगा कि जो रानी कर्णावती थी जब ये शासन कर रही थी तो इसने क्या करा? इसने एक हटवाल हट प्रदेश पे या हट क्षेत्र में हटवाल ब्राह्मण को भूमि दान करी थी। तो जो हटवाल ब्राह्मण को भूमि दान करी गई वो किसके द्वारा करी गई? वो रानी कर्णावती के द्वारा ही करी गई थी। अब देखो, अब 1640 ईस्वी में जो अगला शासक बनता है या जो संरक्षिका थी जिसकी, उसने क्या करा? रानी कर्णावती ने क्या करा? रानी कर्णावती ने राजाभिषेक कर दिया था पृथ्वीपति शाह का। तो अब गद्दी पर कौन बैठता है? अब गद्दी पर बैठता है पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह अब गद्दी पर बैठ जाता है।